हेलो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो 10th क्लास फिजिक्स के लिए है। ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज की टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि आप इमेज क्या होता है, इमेज की टाइप क्या होती है, इमेज किसे कहते हैं, ये सब बातें हम पिछले वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बता चुके हैं। तो आज हमें उसी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से कैसे बनेगा, अवतल दर्पण से कैसे बनेगा, इसके बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली जब हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की बात करते हैं तो ये अवतल दर्पण से 6 टाइप का इमेज पॉसिबल है, बन सकता है किसी वस्तु का। और वो क्या है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका फर्स्ट केस, यानी कि पहली केस ये है कि जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर होने का मतलब यह है कि वस्तु बहुत ज़्यादा दूर है दर्पण से, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें वस्तु से आती हैं वो एक दूसरे के समांतर आती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 2 प्रकाश की किरणें हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर 2 प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। जब ये दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के बाद ये कहाँ से जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने प्रतिबिंब बनने के नियम में पढ़ा था कि जो भी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो दर्पण से परावर्तन जब उनका हो जाता है तो वो फोकस से ही होकर जाती हैं। तो ये पॉइंट हो गया एफ। तो यहाँ से होकर जाएंगी। अब जहाँ पर 2 प्रकाश की किरणें कट करेंगी कम से कम, तो उसी स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब बनने के लिए शर्त यह है कि कम से कम 2 प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर या किसी स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो इसी स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब अनंत पर वस्तु है, वो बहुत बड़ी होगी, तभी वहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। इवन आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि डॉटेड इमेज है। कैसा इमेज है, प्रतिबिंब कैसा है, ये प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, इसको समझ लेते हैं। इसका आकार हो जाएगा अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, और इसकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा। ये आपको याद रखना है हमेशा, वास्तविक एवं उल्टा। मतलब अवतल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी 5 केसों में आपको ये याद रखना है कि प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। चेंज क्या होगा, यही आकार इसका हमेशा चेंज होता चला जाएगा। तो अब हम आपको सीधे सीधे बताएंगे कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, कैसा होगा। तो आप अगले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, मतलब अब दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे। क्या है ये कि जब वस्तु हमारी, ये तो हमारी थी केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, तब इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा, यानी कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, बहुत ज़्यादा छोटा, यानी कि वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटा। इसलिए यहाँ पे डॉट दिखाई पड़ रहा है आपको। आप यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वो वस्तु कैसी है या क्या है, बस ये डॉट आपको दिखाई पड़ेगा। इसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये पहली केस थी जब वस्तु अनंत पर है। अब जब वस्तु, दूसरी केस है जब वस्तु सी तथा इन्फिनिटी, मतलब ये अनंत का चिन्ह है, के बीच हो, के बीच हो, तब क्या होगा। देखिए यहां पे कहीं इन्फिनिटी है। अब यहां से वस्तु रिप्लेस करके रख दी गई है सी और एफ। सी क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र। एफ क्या है, फोकस दूरी या फोकस बिंदु। एफ पी यहाँ पे फोकस दूरी है। तो यहां से जो प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो फोकस से जाएगी परावर्तन के पश्चात। दूसरी किरण फोकस से आ रही है तो समांतर जा रही है, ये यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट पे इस वस्तु, अगर इसको ए बी नाम दे दें
तो इसका ए डैश बी डैश इमेज मिलेगा, लेकिन ये इमेज इसके कंपैरिजन में छोटा होगा, अत्यधिक छोटा नहीं होगा, छोटा होगा। कैसा होगा? उल्टा तो आपको दिखाई ही पड़ रहा है। वास्तविक शब्द इसके साथ और जोड़ दीजिए। इसका आकार कैसा हो जाएगा? आकार कैसा हो जाएगा? छोटा। छोटा किससे? वस्तु से। यहां पे लिख सकते हैं आप, वस्तु से छोटा। कैसा होगा और इसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक उल्टा। बस यही इतना आपको बताना है इसमें। इसका डायग्राम आपको याद रखना है। और ये टॉपिक जो इमेज फॉर्मेशन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी लोग इसको ध्यान से देखें और इसके डायग्राम को बनाने की इतनी प्रैक्टिस कर लें कि ये भूलें ना। इन डायग्राम में से एक डायग्राम तो जरूर इससे रिलेट करेगा, एग्जाम में जरूर आता है। 3-4 नंबर का क्वेश्चन यूं ही आपको मिल जाएगा, बशर्ते आप इसको प्रैक्टिस करके बढ़िया से बनाकर प्रोटेक्टर और स्केल की सहायता से रखें और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत रखें। केसेस बहुत इजी हैं। जब वस्तु हमारी कहाँ पे थी? जब हमारी वस्तु रहेगी अनंत पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब सी और एफ के बीच में रहेगी, देखिए अब ये वस्तु आगे की तरफ चलना शुरू हो गई है और प्रतिबिंब पीछे की तरफ स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह से आप इसको अभी एनालाइज कर पाएंगे जब सारी केसेस आप ऑलरेडी पढ़ लेंगे। तो यहां देखिए तीसरी केस क्या है, थर्ड केस पे आते हैं। जब वस्तु सी पर हो, सी पर हो मतलब सी क्या है आपका? वक्रता केंद्र पर ही हो। देखिए ये आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर है। यहां से क्या है कि दो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर है, दूसरी क्या है? फोकस से जा रही है, तो पैरेलल हो रही है। ये फोकस से होकर जा रही है, तो ये कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। यानी कि जब वस्तु सी पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर बनेगा। सी पर बनेगा। सी पर वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। कैसा होगा? आकार उसका कैसा होगा? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर होगा। वास्तविक न्यूम उल्टा होगा। ये आपको याद रखना है इस वाली केस के लिए। क्या याद रखना है कि जब वस्तु हमारी सी पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। उल्टा ये है और उल्टे प्रतिबिंब को वास्तविक कहते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, अगर इसकी स्थिति पूछ लेता तो प्रतिबिंब कहां बनता? प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। ये कहां बना है? ये प्रतिबिंब आपका सी व एफ के बीच, प्रतिबिंब आपको कहां मिला है? सी और एफ के बीच। इसी तरह से आप बता देंगे, स्थान भी बता देंगे कि प्रतिबिंब कहां बना है। तो स्थान जहां पे बना रहे आप वहीं बता दीजिए। आकार उसका याद रखना है। आकार आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप इसको जब सही तरीके से बनाएंगे प्रोटेक्टर और स्केल की सहायता से, छोटा बड़ा अपने आप ही बनेगा वो। यहां पे देखिए वस्तु के बराबर ही है, मतलब जितनी लंबी वस्तु है उतना लंबा यहां पे प्रतिबिंब बना है। तो चलिए अब चलते हैं फोर्थ वाले कंडीशन पे। जब वस्तु हमारी कहां पर है? जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, तो पहले डायग्राम देखने के बाद यह पता चल रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी तथा इन्फिनेटिव के बीच। वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़ा आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा ए बी, ए डैश बी डैश। यहां पे लिख देंगे हम क्या कि वस्तु से बड़ा। ये आकार है। आकार है क्या? वस्तु से बड़ा है। अब कैसा है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। ये इस तरह से आपका प्रतिबिंब बनेगा फोर्थ वाली केस के लिए। यानी कि जब वस्तु हमारी सी और एफ के बीच में होगी तो एक यहां से किरण कैसी जाएगी? समांतर। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के।
फोकस से चली जाएगी, दूसरी फिर फोकस से जाएगी, फिर इसके बाद मुख्य अक्ष के वो समांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात, और यहाँ पे कट करेगी। इसी पॉइंट पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, जो वस्तु से बड़ा होगा। कहाँ होगा? सी और अनंत के बीच में होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो आई होप ये भी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं फिफ्थ वाली केस पे। ये आपकी 5वीं केस है। यहां पे वस्तु रखी गई है सीधे सीधे फोकस पे। कहां पे है? वस्तु एफ पर हो। जब वस्तु हमारी एफ पर होगी तब क्या होगा कि यहां से एक किरण तो इसके समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के। जब ये समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से ही जाएगी ये। और दूसरी केस ये है कि आप यहां से किरण नहीं ले जा सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन ये है, या तो यहां से लेके जाएंगे सीधे पी पर, तो पी पर लेके जाएंगे तो ये ऐसे निकल जाएगा, यहां से कोई इमेज नहीं बन पाएगा। तो यहां पे क्या करते हैं, सी से जब लेके जाते हैं यहां पे, तो इसके हेड से ये किरण जाएगी, ऐसे जाएगी, इसी मार्ग में वापस लौट आएगी, क्योंकि सी से जो प्रकाश की किरणें जाती हैं वो उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं परावर्तन के पश्चात। ऐसा हमने प्रतिबिंब बनने के नियम में आपको बताया है, और यहां पे वही केस अप्लाई की जा रही है। तो होगा क्या कि जब वस्तु हमारी एफ पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कहां पर होगा? अब देखिए, जब किरणें समांतर आती थी तो इसका मतलब क्या था? अनंत से आ रही हैं। अब समांतर जा रही है तो कहां पे जा रही हैं? अनंत पे ही जा रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब कैसा होगा? जब वस्तु हमारी अनंत पर थी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा था। अब हमारा प्रतिबिंब अनंत पर है, मतलब वो बहुत बड़ा है ना। यहां पे क्या हो जाएगा? वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अब कैसा होगा? वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये इसके लिए आपको याद रखना है। अब बात आती है 6 केस की। उसमें क्या केस है कि जब वस्तु हमारी कहां पर है? ये आपका एफ है, ये आपका सी है। वस्तु हमारी रखी गई है कहां पर? जब वस्तु हमारी एफ व पी के बीच हो। तो इसमें क्या होगा? देखिए कि एक प्रकाश की किरण हमारी जा रही है कहां से? सी से, और ये दर्पण से परावर्तित होकर पुनः इसी मार्ग में वापस लौट आ रही है। बट ये जैसे जैसे जाएगी फैलते हुए जाएगी। दूसरी किरण हमारी कहां से जा रही थी? मुख्य अक्ष के समांतर थी, परावर्तन के पश्चात फोकस से आई। अब इन दोनों किरणों को अगर देखें तो ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये किरणें ऐसे फैलती हुई चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब नहीं मिल सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये दोनों किरणें आपस में दूरी बनाती रहेंगी, तो प्रतिबिंब कहीं पे बनने की कंडीशन नहीं मिल पाएगी। अब क्या करेंगे? इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे, मतलब पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। डैश लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, तो जब हम पीछे इसको बढ़ाएंगे तो यहीं पे ये कट हो जाएगा। इधर तो देखने पे यही लग रहा है कि प्रतिबिंब कहीं नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब हमें यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना ही है। अब वो कैसा रहे, क्या है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो इधर तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, तो इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये कट कर रहा है। अब जैसे ही कट करेगा, अगर ये वस्तु हमारी ए बी है तो इसका प्रतिबिंब इधर बन जाएगा ए डैश बी डैश। ये कैसा होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा तो है, ये तो आपको पता चल रहा है। क्या है? सीधा। इसको बोलते हैं वर्चुअल, और इसको वास्तविक और उल्टा को बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना। यहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा, यानी कि वस्तु ऊपर की तरफ रखी गई है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, तो उसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। जो वस्तु अगर सीधी है तो प्रतिबिंब उल्टा है तो उसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, और उल्टा प्रतिबिंब।
वास्तविक और उल्टा बोलेंगे। लेकिन अगर वस्तु की दिशा में ही प्रतिबिंब बन जा रहा है, जैसे वस्तु यहां पे रखी गई है, प्रतिबिंब भी इधर बन जा रहा है, तो इसको बोलेंगे सीधा योम आभासी। योम आभासी, क्योंकि इधर तो आपको स्क्रीन पे कहीं इमेज मिल नहीं पाएगा वस्तु का, तो बस इसको आभास करके बताया जा रहा है कि ये दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा और आभासी होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहां पे एफ व पी के जब बीच वस्तु होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? सीधा बनेगा, यूं आभासी होगा, है ना। कहां होगा स्थिति अगर इसकी जानना चाहें तो दर्पण के पीछे। कहां पे होगा? दर्पण के पीछे होगा। तो आई होप अब तक की बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। आपको जो प्रतिबिंब बनने के नियम बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार किरणों को दर्पण पे आपतित करवाना है। जब उनका परावर्तन होगा, जहां पे वो कटेंगी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरह से आप 6 केसेस जो हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पे एक चीज और देख लेते हैं। 5 केसों में एक चीज कॉमन है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है, वास्तविक है, उल्टा है। एक केस आपको याद रखनी है कि जब वस्तु कहां पे चली जाती है, सीधे सीधे P और F के बीच में, P और F के बीच में, मतलब फोकस और पोल के बीच में, तब उसका प्रतिबिंब हमको छठवीं केस में कैसा मिलता है? सीधा, आभासी और दर्पण के पीछे। अच्छा, वस्तु की साइज का क्या होता है? आकार उसका क्या होता है? आकार की अगर यहीं पे बात कर लें, वस्तु से आवर्धित, ऐसा हम जानते हैं। क्योंकि वस्तु हमारी छोटी होगी, देखिए यहां पे ये किरणें ऊपर की तरफ जा रही हैं, मतलब ये वस्तु से बड़ा होगा, बट आभासी है। आभासी कोई प्रतिबिंब नहीं होता, बस ये एक आभास है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बस ये कल्पना है, इमेज वास्तव में इमेजिनेशन ही है। ठीक है ना। तो आई होप ये 6 केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वो क्या होता है उसको भी इसी वक्त समझ लेते हैं। तो पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि जो अवतल दर्पण की छठवीं केस में हुआ था, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी था, वही उत्तल दर्पण में होने वाला है। इसमें सिर्फ एक ही केस बनेगी, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, आभासी होगा। अब वो वस्तु से हमेशा छोटा ही होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। ठीक है ना। और कैसा होगा? सीधा होगा, आभासी होगा। बट अवतल दर्पण में 2 टाइप के बने थे, सीधा आभासी भी था, वास्तविक उल्टा भी था। लेकिन इसमें एक ही चीज आपको याद रखनी है, छोटा तो होगा ही वस्तु से, हमेशा हमेशा छोटा होगा। उसमें छोटा बड़ा कहीं बराबर ऐसा मिल रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटा। तो इसकी पहली केस ये है कि जब वस्तु हमारी कहां पे होगी? अनंत पर। यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए अनंत पर होगा तो किरणें कैसी आएंगी? समांतर आएंगी। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका पी पॉइंट है। तो यहां पे क्या होगा कि जब दर्पण से टकराएंगी तो पीछे जा नहीं पाएंगी, क्योंकि पॉलिश अंदर की तरफ की गई है। यहीं से ये किरणें दोनों क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी। ऐसे जब इसको पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे तो ये जिस पॉइंट पे जाकर मिलेंगी, यानी कि मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी वही फोकस हो जाएगा। क्योंकि समांतर आने वाली किरणें कहां से जाती हैं? मुख्य अक्ष के जो समांतर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, तो यहीं पे ये जाके कट करेंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? तो अनंत पे है, वस्तु बहुत बड़ी है, प्रतिबिंब कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा। कहां होगा? यप पर बनेगा। कैसा होगा? सीधा, आभासी। सीधा होगा, आभासी होगा दर्पण के
पीछे बनेगा। ये आपका हो जाएगा। ये दर्पण का फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो बैक साइड का मतलब ये पीछे, जिधर आप पॉलिश करे रहे होंगे वो साइड बैक साइड होती है, और जिधर से परावर्तन होता है उसको फ्रंट साइड माना जाता है। आगे की जो दिशा होती है, यहाँ पे जिधर वस्तु होती है वो आगे माना जाता है, और जिधर पॉलिश की गई होती है उधर पीछे माना जाता है, और पीछे की तरफ ही पॉलिश किया गया होता है। अब दूसरी केस यहाँ पे बनती है सेकंड, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और पी के बीच, पी के बीच मतलब ध्रुव के बीच में हो, कहीं भी हो। ये जरूरी नहीं इधर सी से हमें मतलब नहीं, इधर सी होगा भी नहीं, सी तो इधर ही होगा। तो अब ये कहीं भी रहे, बस अनंत और पी के बीच में रहे। तो एक किरण क्या आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, फिर यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी, तो इसको पीछे जब बढ़ाएंगे तो यफ पर जाकर कट करेगी। तो ये आपका यफ हो गया। दूसरी किरण यहाँ से जब लेके जाएंगे तो ऐसा लेके जाएंगे कि वो सी से होकर जाती हुई दिखे आपको। तो यहीं से तो ये रिटर्न हो जाएगी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे टकराने के बाद वापस हो जाएगी। लेकिन जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इस वाली किरण को इस पॉइंट पे कट कर देगा, और इसको सेंटर से ले जाके मिला देंगे, तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। लेकिन कहां बनेगा, पी एवं एफ के बीच, एफ के बीच, पी और एफ के बीच बनेगा, है ना। कैसा होगा, वस्तु से आकार में छोटा होगा। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। पी और एफ के बीच में बनेगा, यहां पे एफ पे बना। तो अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो परावर्तित जब होती हैं दर्पण से, तो उनका प्रतिबिंब एफ पर ही बनता है, चाहे वो अवतल दर्पण हुआ चाहे उत्तल दर्पण हुआ। एक चीज कॉमन है दोनों में। आई होप अब तक जो इमेज फॉर्मेशन के नियम आपको बताए गए हैं उनके आधार पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब आज के वीडियो में बस हम अपनी टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में आप नई टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।